जय हिंद दोस्तों। आज हमारी GS 50 डेज सीरीज का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एंसेंट हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो कि पाषाण काल से संबंधित होगा। और ये हमारा 30 मिनट का शो होगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्राई करेंगे कि वन डे वन टॉपिक कंप्लीट होता चले ताकि 8-10 लेक्चर में एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। हालांकि हिस्ट्री इतना बड़ा सेगमेंट है कि देखा जाए तो इसके लिए 30 डेज भी इनफ नहीं होंगे अगर 30 मिनट्स के हिसाब से करें। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है इसके जस्ट बाद में लेके आऊँगा। लगभग एक दिन में 2 से 3 क्लासेस हो जाया करेंगे अगर 30 मिनट्स की होंगी। और अगर 30 मिनट्स की नहीं होंगी 1 आवर्स की क्लास होगी तो भी मैं 50 डेज में कंप्लीट करा दूंगा। 4 से 5 सब्जेक्ट करा दूंगा क्योंकि पॉलिटी वगैरह मुझे 7 से 8 दिन ही लगेंगे आपको अच्छे लेवल पे समझाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं सोचना है, आप बस प्रोग्राम के साथ बने रहिए जो ये है। और फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए कम से कम, ताकि जो है आने वाले लेक्चर्स आप तक आसानी से पहुंच सकें और हो सके तो मैं लाइव लेक्चर ले सकूं ताकि आप लोगों के कमेंट्स भी आ सके मेरे पास। और बाकी जो है लेक्चर के बाद में आप अपना कमेंट जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू। तो आज हम चालू करते हैं पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल के लिए सबसे पहली बात, इतिहास का जो विभाजन किया जाता है वो 3 कालखंडों में किया जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो इसमें कई जगह पे ईसा पूर्व की बात आती है, जैसे BC या ईसा पूर्व ऐसे लिखते हैं। तो कुल मिला के ये है क्या, ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जाती है। हालांकि हमें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अक्सर ये बहुत सारा टाइम खा जाता है हम लोगों का, क्योंकि हमें इससे क्या मतलब, भाई एग्जाम में तो ये पूछेगा नहीं कि इसका मतलब क्या है। हम एग्जाम में पूछेगा, फैक्ट पूछेगा, मान लो कि इस काल से संबंधित कुछ भी आता है तो उसके बारे में पूछेगा, तो हम डायरेक्ट इधर उधर की बात ना करते हुए आते हैं कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पाषाण काल, पाषाण का, अच्छा ये क्लास डिक्टेट होके रहेगी पहली चीज। और दूसरी चीज, इसमें चाहे तो आप साथ साथ नोट बना सकते हैं या आप बाद में आपको हैंड आउट मिल जाएंगे, आप उससे नोट्स बना सकते हैं। तो पाषाण काल का विभाजन 3 कालखंडों में किया जाता है। पहला कालखंड कौन सा होता है? पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल के बारे में ये कहा जाता है कि इस कालखंड के बारे में सिर्फ हमें थोड़े बहुत चीजें मिल गई हैं, जिन उन्हीं के आधार पे हम एक तुक्का लगाते हैं, समझ लो। क्योंकि एग्जैक्ट कह ही नहीं सकते हो आप कि इस काल में क्या हुआ था, तो हम बस एक लॉजिक लगाते हैं कि इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे। इस कालखंड देखो डेट पूछी नहीं जाती है, लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए कि मुझे पता है इसलिए मैं आपको डेट बता रहा हूँ। ठीक है, 5 मिलियन BC से जब लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, ईसा पूर्व तक ये काल रहता है। ये चीज मत याद करना, मैं सच बता रहा हूं, आप लोग इसी में फंसे रह जाते हो, बाद में आप लोगों से तैयार नहीं होता, अक्सर आप इसी में फंसे रह जाते हो। दूसरा है मध्यपाषाण काल। ठीक है, मध्यपाषाण काल, अब ये जान लो कि ज्यादातर चीजें जो हैं मध्यपाषाण काल से ही शुरू होती हैं, और मध्यपाषाण काल ही ऐसा काल है जिसमें इस कालखंड में ही हम ज्यादातर चीजें कंप्लीट करते हैं। और इस कालखंड की जो टाइमलाइन है वो 9,000 BC से लेकर के 7,000 BC तक है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम आते हैं, हाँ देखो इसमें अब ये ज्यादा मत दिमाग लगाना कि कहीं मैं BC लिखा नहीं लिखा, अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये समझ लेना कि बोल दिया। और कुछ चीजें तो आप लोग इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को खुद पता होंगे कि हाँ मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसके जस्ट बाद आता है नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल जो होता है ये आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, आग वाग की खोज सब इसी में हो गई थी। ठीक है, ये कब से? ये 7,000 के बाद में से, 7,000 BC के बाद में है। अब SSC ने क्या किया है कि मध्य पाषाण काल की टाइमलाइन कुछ और मानी है, इसीलिए मैं टाइमलाइन वाली बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि टाइमलाइन चेंज होती रहती है समय के साथ साथ। जितना ज्यादा हम उसमें साइंस के फील्ड में आगे जा रहे हैं उतनी टाइमलाइन चेंज होती चली जाती है। ठीक है, तो ज्यादा टाइमलाइन को ना देखते हुए सीधा सीधा टाइम, ये नंबर वाला मामला हटाते हुए बढ़िया अच्छे से उस टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि उस टाइम पे हुआ क्या था, और उस टाइम की जो फैक्चुअल चीजें हैं जिनमें जो काम की हैं, बस हमें वो देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं पूरा पाषाण काल पे। ठीक है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इस कालखंड को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल का मतलब ये ऐसा टाइम है जो पूरा पाषाण काल के शुरू होते ही माना जाता है। और पूर्व पूरा पाषाण काल जो है, इस काल में इंपॉर्टेंस क्या रखता है कि देखो ये कालखंड जो है हथियारों की बनावट, उस टाइम का कल्चर क्या था, उस टाइम का कल्चर था हथियार वगैरह बनाने का। ठीक है, तो हथियारों की बनावट के आधार पर डिवीजन किया गया है। अब जैसे इस कालखंड में जो हथियार पाए गए वो थे, पहला था हस्त कुठार। ठीक है, हस्त कुठार, देखो मुझे पेंसिल थोड़ा सेट करने में लगता है कि थोड़ा सा थिकनेस कैसी हो ताकि आप लोगों को ब्राइट दिखे, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हस्त कुठार, ठीक है, हस्त कुठार था। दूसरा क्या था?
हस्त कुठार था, दूसरा क्या था, खंडक था, ठीक है, खंडक के बाद विदारिणी, ठीक है, विदारिणी। और इस टाइम पे एक संस्कृति आती है चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, ठीक है। अब पेबुल मतलब पत्थर ही होता है, पता है, चॉपर हो गया तो वो चॉप करने वाला, चॉपिंग भी हो गया, फिर पेबुल हो गया, तो संस्कृति से ऐड कर दिया उठा के, ठीक है, ये संस्कृति हो गई। अब इसके जस्ट बाद ये है कहाँ पे, ये संस्कृति है सोहन नदी घाटी से संबंधित, ये संस्कृति है इससे सोहन नदी घाटी, ये संस्कृति सोहन नदी घाटी के किनारे थी, ठीक है, सोहन नदी। और पता है इसी टाइम की एक संस्कृति और भी है, वो हम बेलन नदी घाटी, मतलब जो पूरा पाषाण काल का है। एक तो सोहन नदी घाटी जो है ये कहाँ है, सोहन नदी घाटी है पाकिस्तान में, पंजाब जो है पाकिस्तान वाला क्षेत्र वहां पे है। और इसी टाइम का क्या है, बेलन नदी घाटी, ठीक है, बेलन नदी घाटी ये कहाँ है, ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश यानी कि इंडिया में। और इस टाइम पे हमें यहाँ से क्या मिला, बेलन नदी घाटी का एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसे हम कहते हैं लोहदा नाला क्षेत्र, ठीक है, लोहदा नाला क्षेत्र, ठीक है, लोहदा नाला क्षेत्र। और इस क्षेत्र से हमें क्या मिला था, इस क्षेत्र से हमें उस टाइम का, जैसे ये चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति में क्या है कि इस टाइम हमें ये मिला चॉपर चॉपिंग, ये हथियार मिले। उसी टाइम पे हम जब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिला, बेलन नदी घाटी में क्या मिला, लोहदा नाला क्षेत्र से हमें यहाँ पे मिला अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। मतलब मातृ देवी जो थी, एक मातृ देवी क्या, हम लोग देखो उस टाइम कोई एक मूर्ति मिली होगी जिसमें क्या है कि देवी देवताओं से हम लोग स्पिरिचुअलिटी से आजकल जोड़ देते हैं, ठीक है, एक फीमेल पर्सन की एक मूर्ति मिली जिसे हम मातृ देवी की मूर्ति कहते हैं, ठीक है। और इस मातृ देवी की मूर्ति जो हमें मिली, खास बात ये थी कि ये किससे निर्मित थी, अस्थि निर्मित। अच्छा, हड्डियों से निर्मित क्यों नहीं कहा गया, अस्थि निर्मित ही क्यों कहा गया, क्योंकि हड्डी और अस्थि में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो अस्थियां होती है वो छोटी छोटी होती है, इसलिए आसान होता है उनसे बनाना। तो इस वजह से जो है अस्थि निर्मित मूर्ति के बारे में बात की गई। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे उस पे, हमने क्या कंप्लीट कर लिया, पूर्व पूरा पाषाण काल। इस टाइम की दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपके पढ़ने की मर्जी, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज होने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हो। तो एक आता है, फिर पूर्व हो गया ना, पूर्व पूरा पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल की स्टार्टिंग। अब आ जाते हैं हम मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है ना, है पूरा पाषाण काल ही। पूरा पाषाण काल मतलब ऐसा टाइम जो पाषाण काल में सबसे शुरुआत कर रहा हो, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, देखो अभी मैं इसमें समझा रहा हूं तो इस तरह के नोट्स हैं, मैं जब पीडीएफ डालूंगा आपके पास तो मेरे हैंड नोट्स होंगे बिल्कुल पीडीएफ फॉर्मेट में, हैंड रिटन, मतलब आप उनको प्रिंट करवा के भी डायरेक्ट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और ऐड ऑन करने के लिए जगह भी उसमें काफी है, आप जो भी चाहे ऐड ऑन भी कर सकते हैं। अब मध्यपुरा पाषाण काल में क्या है, मुख्य उपकरण क्या है, फलक, फलक से निर्मित, इसको फलक संस्कृति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फलक संस्कृति। फलक संस्कृति क्या होता है, अच्छा फलक होता क्या है, फलक संस्कृति क्या है, फलक का मतलब होता है जैसे अभी हम क्या देखते हैं कि कोई एक पत्थर है, उसको आप तोड़िए जाके, जैसे कभी कभी आपने देखा मूवीज वगैरह में देखा होगा कि पत्थर को हथौड़े से तोड़ रहे हैं तो उसमें से ब्लेड्स टाइप में, मतलब पतली पतली वो पत्ती टाइप में उसकी पत्थर की निकलती है जाके, ब्लेड टाइप में, वही फलक है, ठीक है ना। और जो फलक है उसी के आधार पर फलक संस्कृति कहा जाता है। क्यों, अच्छा वो फलक जो निकलते थे, अच्छा इस काल में अब देखो मध्य पाषाण काल है, ज्यादा कड़े स्टोन को तोड़ना मुश्किल होगा, तो सॉफ्ट स्टोन जो होंगे उसके हिसाब से किया जाएगा। तो जो क्वार्टजाइट पत्थर है, क्वार्टजाइट, ठीक है, इस पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। क्योंकि फलक होते थे तो छोटे उपकरण होंगे, मतलब इस काल के जो उपकरण होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे, किसकी अपेक्षा, छोटा उपकरण किसकी अपेक्षा, पूर्व पूरा पाषाण काल की अपेक्षा, ठीक है। और इसमें इतना इंपॉर्टेंस है कि फलक संस्कृति के हैं, इसमें क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए थे, ये उपकरण छोटे थे। अच्छा, चूंकि ये अभी एक ही कालखंड के बारे में बात चल रही तो कितना ट्रांजिशन जोन होगा, तो बस ये है कि पहले पत्थर, ये इसमें हमने क्या देखा कि औजार बनाए जा रहे हैं, खंडक, विदारणी, हस्तकुठार, और इसके जस्ट बाद हमने देखा कि मातृ देवी की मूर्ति बनाई गई हड्डी से। अब उनके पास एक सॉफ्ट पत्थर की बात आ गई, तो सॉफ्ट पत्थर से उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे उपकरण बनाने चालू कर दिए, जैसे छीनी वगैरह छोटी छोटी सी, या बाणों के आगे छोटे छोटे तीर लगाने हैं। हालांकि बाण का तब हुआ था नहीं हुआ था ये तो करेक्ट नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये था कि हाँ उस टाइम पे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। फिर आ जाता है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में हम क्या देखते हैं कि इस टाइम पे तक्षणी और खुरचनी, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना छोटे उपकरण, अब देखो क्या है, अब यहाँ पे बनना चालू हो गए तक्षणी और खुरचनी, तक्षणी और खुरचनी, तक्षणी ये रहेगा, और खुरचनी, खुरचनी भी बनना चालू हो गई। अब खुरचनी का नाम से ही पता चल रहा है, खुरचनी, खुरचनी क्या, देखो ये जितना गांव का लड़का रिलेट कर सकता है चीजें, उतना शहर का नहीं कर रहा है। खुरचनी मतलब खुरचने वाला, खुरचने वाला क्या होगा, छोटा सा कोई होगा
उससे जो है खुरचने का काम करते होंगे, खुरच खुरच की चीजें बनाते रहे होंगे, तो इसको खुरचनी कहा गया। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो इस टाइम पे रही कि इसी टाइम में रॉबर्ट, मतलब जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे उस टाइम पे कहा गए थे, ये तो बाद में थे, फिलहाल रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे, ठीक है, ब्रूस फुट जो थे, इन्होंने क्या किया कि 1863 में मद्रास, ठीक है, मद्रास के पल्लवरम से इन्होंने हस्तकुठार की खोज की। इनको यहाँ पे क्या मिला? हस्तकुठार मिला। अच्छा, हस्तकुठार क्या होता है? कुल्हाड़ी कह सकते हो, देखो छोटे तौर पे कुल्हाड़ी कहो, हस्तकुठार थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, हस्तकुठार मिला। अब इसके फैक्ट कंप्लीट हो गए, पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम मध्य पाषाण काल, ठीक है। जो 3 में हमने डिवीजन किया था, याद है कि नहीं याद है? 3 में डिवीजन किया था, 3 में जो हमने डिवीजन किया था ये कंप्लीट हो गया, मतलब हमने 5 मिलियन बीसी से लेकर के 10,000 बीसी तक का कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल पे, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल पे जब हम आए, मध्य पाषाण, देखो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, आप नोट्स बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी क्लास एंड होगी, ठीक है। मध्य पाषाण काल, अब मध्य पाषाण काल में क्या है कि हम इस टाइम पे देखते हैं कि सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग किया। अच्छा, अभी तक वो सॉफ्ट उसके स्टोन के बने होते थे, अब इसमें सूक्ष्म तो बनेंगे लेकिन सॉफ्ट स्टोन का धीरे धीरे काम कम होता चला जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म औजारों की प्राप्त होने लगी, और सूक्ष्म औजारों की प्राप्ति हुई, ठीक, हमें क्या हुआ? सूक्ष्म औजारों की प्राप्ति हुई। अब दूसरा फैक्ट इसमें क्या आता है? दूसरा फैक्ट ये आता है कि इसी टाइम पे पशुपालन का आरंभिक साक्ष्य मिलता है, ठीक है। पशुपालन का आरंभिक साक्ष्य मिलता है, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन का आरंभिक साक्ष्य, प्रश्न आएगा पशुपालन का आरंभिक साक्ष्य कब से मिलना शुरू होता है? तो मध्य पाषाण काल से। तो प्रारंभिक साक्ष्य, पहली बार साक्ष्य जो मिला वो मिला मध्य पाषाण काल से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक तो ये हो गया, दूसरी चीज कहां से आई कि अब इसमें इतने सारे फैक्ट आना चालू होंगे कि आप लोगों को वही याद करना, अक्सर वो मिलने नहीं आते, क्या होता है ना, इधर उधर लिखे रहते हैं। तो अभी इसमें जैसे पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ, अब इसमें आते हैं प्रमुख स्थल, ठीक है। 1 मिनट पेन चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, क्या आएगा? प्रमुख स्थल, ठीक है। प्रमुख स्थल के बारे में बात करते, इस टाइम के प्रमुख स्थल जो थे उनकी खास बात ये रही कि बहुत ज्यादा ये नहीं था कि बहुत ज्यादा नजदीक थे, अलग अलग नदियों के किनारे थे, जैसे हड़प्पा टाइम पीरियड में होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे सराय नाहर राय, दमदमा और महादहा, ठीक है, ये तीनों कहाँ के थे स्थल? ये यूपी के थे। आजमगढ़, बागोर, ये सब कहाँ के हैं? ये सब आजमगढ़ एमपी का है, बागोर राजस्थान का है। तो आजमगढ़ आजमगढ़ कहाँ का है? आजमगढ़ एमपी का है, और बागोर कहाँ का है? बागोर है राजस्थान का, ठीक है। ये शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, इतना मुझे लगता है कि चल जाएगा। अच्छा, इन दोनों से संबंधित एक अच्छा फैक्ट, क्या फैक्ट है कि भाई जो है यहां से पशुपालन का जो है साक्ष्य मिला है, ठीक है। सबसे पहले जो साक्ष्य था, जो सबसे पहले हुआ ये यहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ? ये बागोर में हुआ, ठीक है। पशुपालन का साक्ष्य मिला, कहां से मिला? आजमगढ़ एमपी, ठीक है, और ये होशंगाबाद में है, ठीक है, और ये राजस्थान, बागोर। उसके बाद दूसरा स्थल कौन सा है? दूसरे स्थल पे आते हैं, दूसरा स्थल है सराय नाहर राय, दमदमा और महादहा, ठीक है। तो पहला है सराय नाहर राय, सराय नाहर राय। अच्छा, खास बात इनकी जानते हो क्या? ये सारे के सारे अपने यहाँ यूपी से हैं, प्रतापगढ़ से, ठीक है। सराय नाहर राय, दमदमा और महादहा, यहां से क्या प्राप्त हुआ? सराय नाहर राय से यहां से हमें समाधियां प्राप्त हुई, 4 कंकाल एक साथ। यहां से क्या प्राप्तियां हुई? समाधियां, समाधियां, 1 मिनट, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है। यहां से प्राप्त हुई हमें समाधियां, ठीक है, समाधियां प्राप्त हुई। और समाधियों में क्या प्राप्त हुए? समाधियों में प्राप्त हुए 4 नर कंकाल एक साथ, 4 नर कंकाल, 4 ऐसे कर देते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। 4 नर कंकाल हमें यहां से प्राप्त हुए। और इसके बाद क्या है? दमदमा, दमदमा, ठीक है। दमदमा से क्या प्राप्त हुआ? अभी इनको नोट करते जाना कि मध्य पाषाण काल के स्थल हैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दमदमा और महादहा, ये अच्छा खास बात रही, दमदमा और महादहा, ठीक है, ये हैं कहाँ के? तो ये तीनों तो यूपी के हैं, पहली चीज, कहां से? यूपी से।
दूसरी चीज क्या है कि यहाँ तीनों से हमें जो प्राप्त होते, तीनों स्थलों से हमें क्या प्राप्त होते हैं, हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण और आभूषण, हड्डियों के आभूषण। ये प्रश्न है, पता है, पीसीएस का प्रश्न है, ये पीसीएस में पूछा गया है। आभूषण, आप लोगों को हल्की चीज नहीं बता रहा हूं मैं, इतनी भारी चीज है ना, ये लोग भूल जाते हैं। ठीक है, हड्डी के उपकरण और आभूषण प्राप्त हुए इन दोनों जगह से। उसके बाद क्या है कि दमदमा से क्या प्राप्त हुआ, एक ही कब्र है, मतलब एक कब्र है, और इस कब्र में से क्या प्राप्त हुए हैं, इस कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। 3 मानव कंकाल एक साथ दफन थे इसमें, मानव कंकाल एक साथ दफन थे। और दूसरी इसमें चीज क्या है, दूसरी बात क्या है कि इसमें 41 मानव समाधान, केवल यही चीज नहीं है, एक तो ये प्राप्त हुआ कि एक कब्र में 3 मानव कंकाल, और दूसरा क्या प्राप्त, मतलब एक साथ 3 लोग दफनाए गए थे। उसके बाद 41 और मानव समाधान है, ठीक है, मानव समाधान है। और फिर महादाह से क्या प्राप्त हुआ, महादाह उस टाइम का इन्हीं चीजों से संबंधित। अच्छा, केवल यही नहीं कि अब ये 41 मानव समाधान थे ना, इन 41 में से तो एक तो हो गया कि 3 मानव कंकाल वाला, एक हो गए, और इसमें से क्या 5 युग्म समाधान, मतलब एक में 3 हो गए। एक कब्र ऐसी थी जिसमें 3 लोग लिटाए गए थे, 1 2 3, और उसके बाद 5 कब्रें ऐसी थी, 2 3 4 5, जिसमें क्या थे, युग्म समाधान थे, 2 लोग लिटाए गए थे। ठीक है, तो ये क्या थे, युग्म समाधान। तो युग्म समाधान का अगर शास्त्र पूछे तो उसमें क्या बताना है, उसमें भी हमें दमदमा बताना है। 3 का मानव कंकाल का समाधान पूछे उसमें बताना है, 41 मानव समाधान उसमें बताना है। 4 नर कंकालों की बात करें जहां से केवल नर कंकालों की प्राप्ति हुई तो सरायना हर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और आता है इसमें, लेखैया, लेखैया, ठीक है, ये कहाँ है, ये विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में है। तो विंध्य क्षेत्र में लेखैया है, विंध्य क्षेत्र में लेखैया है, और यहां से हमें क्या प्राप्त होता है, लेखैया से हमें सर्वाधिक 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, ठीक है। मतलब एक ही जगह से, वो एक क्षेत्र में था, ये एक ही जगह से कितने हुए, सर्वाधिक 17 मानव कंकाल, ठीक, मानव कंकाल प्राप्त हुए। अच्छा, अब यहाँ पे डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे तो सर्वाधिक की 17 यहाँ बात की जा रही, और यहाँ पे शायद हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा तुरंत का तुरंत की यहाँ पे टोटल 41 मानव समाधानों की बात की जा रही है, तो वो कैसे हो गया। ये पूरे क्षेत्र की बात है, दमदमा स्थल है लेकिन ये पूरे क्षेत्र की बात है। और यहाँ पे ये पेयर में, नॉन पेयर में, इस तरह एक। अच्छा, ये क्या है कि ये एक ही जगह कब्र खोदी गई, एक ही जगह कब्र खोदी गई, और उन कब्रिस्तान टाइप एरिया था, उसमें जो है 17 लोगों को दफन मिले, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, एक और खास बात कि जो ये मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल जो था, मध्य पाषाण काल जो है, ये क्या है, ये मानव अस्थिपंजर इसी काल में मिलते हैं, ठीक है ना। भारत में मानव अस्थिपंजर इसी काल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो वो चीज तो मैंने पहले ही बता दी जो अस्थिपंजर मिले, ठीक है। अच्छा, एक और साइट बचती है, 5वीं साइट, वो कौन सी है, लंघनाज, ठीक है, लंघनाज। लंघनाज से हमें क्या प्राप्त होता है, 14 मानव कंकाल, या 14 मानव कंकाल, और उसके बाद पशु हड्डियां, पशु हड्डियां, और क्या प्राप्त होता है, कब्रिस्तान, और क्या प्राप्त होता है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इतना हमें प्राप्त होता है, ठीक है, लंघनाथ से। उसके बाद अगली साइड पे आते हैं हम लोग। देखो, हैंड रिटन है तो टाइम तो लगेगा, अजीब गरीब तो थोड़ा बहुत लगेगा ही लगेगा, लेकिन बात है कंटेंट की। आपको जितना कंटेंट मैं फिल्टर करके दे रहा हूँ, आप इतना बस तैयार करके देखो कहीं पे, फिर आप बताना कि हाँ नई चीजें कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। अगला चरण आ जाता है नवपाषाण काल। देखो, हमने मध्य पाषाण काल कर लिया, इसके पहले, उसके पहले हमने क्या किया, पूरा पाषाण काल कर लिया, ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल मतलब नियोलिथिक एज, ठीक है। अब नियोलिथिक एज में क्या है कि ये 2 चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 2 चीजों के लिए, पहली पहली किसमें, कृषि, कृषि के साक्ष्य मिलने चालू है। अभी तक क्या था, मानो अभी तक क्या था कि वो शिकार करता था केवल, ठीक है। और स्थायी निवास प्लस क्या था इसमें, प्लस क्या था, प्लस स्थायी निवास, स्थायी निवास की बात करता है, ठीक है। अब ये 2 चीजें हो गई। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, प्रमुख स्थलों की बात करते हैं, इस टाइम पीरियड के प्रमुख स्थलों की बात करते हैं, ठीक है। प्रमुख, प्रमुख, हल्का थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, प्रमुख स्थल, ठीक है, और थोड़ा डार्क कर देते हैं इसको, ठीक है, प्रमुख स्थल।
तो इस कालखंड के प्रमुख स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रमुख स्थल इस काल के कौन कौन से हैं? पहला तो है लहुरा देव। अभी देखना, ये लहुरा देव वगैरह जो हैं, ये तुमको इतना अच्छे लेवल से कंप्लीट होंगे ना। अभी इनमें देखना, आपको हर चीज इतना क्रिस्टल क्लियर बता दूंगा मैं कि आप कहोगे कि हाँ यार डेटा तो मिला है, और जो डेटा मिला है वो एग्जाम में फंसने वाला मिला है, एग्जाम में क्वेश्चन तो आएंगे, मैंने इस लेवल पे जाके करवाया। ठीक है, तो लहुरा देव कहाँ की साइट है? लहुरा देव यूपी की साइट है। कौन सी साइट है? नौपाषाणकालीन साइट है। इसमें क्या मिले? इसमें हमें मिले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। अच्छा, ये एकदम अपडेटेड है, कृषि के प्राचीनतम था। इसके पहले मेहरगढ़ वगैरह की बात की जाती थी, ठीक है ना। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य क्या है? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कहां से? लहुरा देव से। क्या था मिला? अच्छा, चावल। चावल कब का मिला है? चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वो 8000 बीसी से लेकर के 9000 बीसी के बीच के मिले हैं। ठीक है, उसके बाद मेहरगढ़ की बात आ जाती है। ठीक है, दूसरी साइड कौन सी? पहली हो गई लहुरा देव, दूसरी है मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ में क्या है कि मेहरगढ़ की जो साइट है ये कहाँ है? पहले से मेहरगढ़ ये है पाकिस्तान में, वो और लहुरा देव किसमें था? वो यूपी में था, मेहरगढ़। तो इसमें प्राचीनतम स्थायी जीवन मिला। मतलब अब प्राचीनतम स्थायी जीवन क्यों? क्योंकि लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया था। अब कृषि करना शुरू किया तो एक जगह रुकना ही पड़ेगा। आप बताओ, कृषि होगी तो एक जगह रुकना पड़ेगा। कृषि होगी तो लोग कहाँ रुकेंगे? नदियों किनारे रुकेंगे तो नदियां पढ़नी पड़ेंगी। तो अब लोग एक जगह रुकेंगे तो वैवाहिक संबंध बनेंगे, लोग एक जगह रुकेंगे तो युद्ध होंगे जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उसी में तो खेती करेंगे वो लोग। ठीक है, तो अब लोगों का स्थायित्व तो बढ़ना चालू हो गया था और समाज का गठन होना चालू हो गया था। समाज का गठन, ठीक है, ये इसकी बात नहीं है, अभी मैं कल्चर बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अब प्राचीनतम स्थायी जीवन और उसके साथ कृषि में क्या मिले? गेहूं के साक्ष्य मिले। गेहूं के साक्ष्य मिले, और गेहूं के साक्ष्य जो मिले वो कब के मिले? वो मिले 7000 बीसी के। ठीक है, अब उसके बाद क्या? बुरजहोम की बात आ जाती है। तीसरी साइड कौन सी? बुरजहोम। कहाँ है बुरजहोम? ये तो लगभग मुझे लगता है हर एस्पिरेंट को पता होगा। ये कश्मीर की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ है ये? कश्मीर में है। अब कश्मीर की इस साइट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है? गर्तावास। क्या है? गर्तावास। गर्तावास मतलब आप लोग देखते होंगे यूट्यूब वगैरह रील्स में, जमीन के अंदर खोद के फिर उसके अंदर बढ़िया से सीढ़ी वीढ़ी बना फिर ऊपर से खपरेल वगैरह रख के बंद कर देते हैं। एक तो गर्तावास की बात हो गई, और फिर कृषि और पशुपालन तो करते ही थे। इन लोगों का प्रमुख था। ठीक, क्या था इन लोगों का? था कृषि, और दूसरी चीज क्या थी? पशुपालन। पशुपालन। अब गर्तावास के साथ साथ इन्होंने क्या किया? यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज मिलती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये रिपीटेड है। यहां पे एक कब्र ऐसी मिली जिसमें मानव के साथ कुत्ता दफन था। ठीक है, अब थोड़ा शब्द अजीब लगे कुत्ता, फिलहाल उसका जो पालतू, उसका प्रिय जो पशु था वो था कुत्ता, तो वो साथ में दफन मिले इस जगह पे। ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं, हालांकि अभी बहुत कुछ बचा होगा, कहो तो पहले वो कर लेते, बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल खाद्यान्नों के उत्पादन, खाद्यान्नों के उत्पादन के उत्पादन में महत्वपूर्ण था, में महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? अभी तक तो हमने गेहूं चावल सब देख लिया। ठीक है, अब कोल्ड हवा एक जगह है इसमें। महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर लो, यहाँ पे स्थलीय हेडिंग लगा लो। ठीक है, कोल्ड हवा हमने अभी तीन पीछे की हैं, कौन कौन सा? रिवाइज करते हैं फटाफट, क्विक रिवीजन देखते हैं। पहला क्या था? लहुरा देव। कहाँ है लहुरा देव? यूपी में। क्या मिला? चावल के साक्ष्य मिले, प्राचीनतम चावल के साक्ष्य। दूसरा क्या है? दूसरी साइट हमें मिलती है मेहरगढ़। ठीक है, यहाँ से क्या मिले? गेहूं के साक्ष्य मिले। तीसरी साइट क्या है? बुरजहोम। यहाँ से क्या मिले? यहाँ गर्तावास और मानव के साथ कुत्ता। ठीक है, वहां के सोसाइटी बताता है कैसी थी, लोग अब जानवर पालतू पशु के लिए प्रेम उनके मन में आना चालू हो गया था। अब आती कोल्डी हवा की बात। ठीक है, कोल्डी हवा। अब कोल्डी हवा से क्या मिला? कोल्डी हवा से हमें मिला, कोल्डी हवा से हमें क्या मिलता है? कोल्डी हवा से हमें ये, अच्छा कोल्डी हवा साइट कहाँ की? कोल्डी हवा है प्रयागराज की। कहाँ की? प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद। ठीक है, संगम नगरी। अब यहाँ पे क्या है कि 6500 बीसी, 7000 बीसी पे तो चावल मिले थे, तो गेहूं मिला था। अब अच्छा एक वो मिले थे, अब यहाँ से चावल की भूसी मिलती है। क्या मिलती है? चावल की भूसी। चावल की भूसी के साक्ष्य। ठीक है, अच्छा अगर किसी को ये ना समझ में आता हो कि भाई ये सब कैसे, चावल की भूसी इतनी पुरानी, उसे तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, खराब हो जाना चाहिए था, तो आप क्या करना? एनसीईआरटी पढ़ना। एनसीईआरटी
पढ़ना एंशियंट हिस्ट्री की, ठीक है। और जब आप इसे पढ़ोगे तो आपके सारे डाउट ना कि कैसे खोज की जाती है, कैसे क्या होता है, एकदम प्रो लेवल पे कंप्लीट हो जाएंगे। कोल्ड हवा के बाद आती है दूसरी साइट। अभी तो पहली साइट हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, इसके पहले बुर्ज होम पढ़ी थी। अब कश्मीर की दूसरी साइट कौन सी है, गुफ कराल। कौन सी है, गुफ कराल, ठीक है। अच्छा, गुफ कराल का मतलब क्या होता है, ये भी पूछा जाएगा। अच्छा, है कहाँ की है, ये कश्मीर की, कश्मीर की है, ठीक है। अब गुफ कराल से क्या मिलेगा, गुफ कराल का पहला मतलब होता है कुम्हारों की गुफा, कुम्हारों की गुफा, ठीक है। गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हारों की गुफा। जैसे मिला क्या क्या, यहाँ से कृषि व पशुपालन के एक साथ साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, उस टाइम पे कई जगह ऐसा रहेगा तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना कि यहाँ से क्या मिला, यहाँ से कृषि भी मिली और पशुपालन भी मिला। क्या मिला, कृषि और पशुपालन के साक्ष्य एक साथ मिले, पशुपालन के साक्ष्य एक साथ मिले। और इसके जस्ट बाद क्या है, चिरान। अगली साइड क्या है, चिरान। चिरांद कहाँ है, चिरांद कहाँ है, चिरांद अपने बिहार में है, ठीक है। बिहार, समृद्धशाली बिहार, ठीक है। तो बीच में बर्बाद कर दिया लोगों ने, अब पॉलिटिक्स बर्बाद कर रही है। तो चिरान, चिरान से हमें क्या मिले, हड्डियों के उपकरण। क्या मिले, हड्डियों के। अभी हमने क्या बात की थी वहां पे, अस्थियों के उपकरण। कहाँ, मध्य पाषाण, सॉरी पूरा पाषाण काल के टाइम पे हमने क्या पढ़ा था, अस्थियों के उपकरण, मातृ देवी के, मातृ देवी की मूर्ति। अब क्या मिल रहे हैं, हड्डियों के उपकरण, हड्डियों के उपकरण। और इन हड्डियों के उपकरण किस चीज की हड्डी के थे, ये थे हिरण, हिरण की सींग के। खास बात। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चिरान में प्राप्त होता है हिरण की सींग, कहां से हिरण की सींग के बने उपकरण प्राप्त हुए, तो वो चिरान से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब इसकी अगली साइड कौन सी होगी, अगली साइड होगी, अगली साइड कौन सी होगी, अब अगली साइड कौन सी होगी, साइड तुमने पढ़ ली, चिरान पढ़ लिया, और कौन सी पढ़ी, बुरजहोम पढ़ी, गुफकराल पढ़ी, और कौन सी पढ़ी, इसके अलावा मेहरगढ़ पढ़ी, और क्या पढ़ी, लोहरादे पढ़ी। ये इतनी साइड से याद करो, इतने से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। अब आते हैं इस टाइम पीरियड में कुछ चीजें और भी रही। ये तो हो गया, ये पश्चिम उत्तर भारत की पूरी बात हो गई, ठीक है। अब चलते हैं साउथ इंडिया की, ठीक है। साउथ इंडिया में एक जगह है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक कहाँ है, ये जगह है कर्नाटक, ठीक है। ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक से हमें क्या मिला, कर्नाटक में दो प्लेस हैं, कौन कौन से, संगन कल्लू, संगन कल्लू, याद कर लो, दो वर्ड हैं बस, संगन कल्लू और एंड, संगन कल्लू के साथ साथ पिक्कली हल, ठीक है। इधर लिख देता हूं, पिक्कली हल। क्या मिला यहां से, इन दोनों स्थान से हमें मिला, इन दोनों स्थानों से मिला राख के टीले मिले। अच्छा, राख के टीले, और ये राख के टीले क्या थे, ये बताते हैं कि उस टाइम पे चरवाहा समूह, क्या बताते हैं, जो राख के टीले हैं, चरवाहा समूह, चरवाहा समूह के जो है, चरवाहा समूहों के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पे जो चरवाहा समूह थे इधर उधर जाते थे, तो उनके बारे में बताते हैं कि जहां गए वहां बसे, तो वहां पे उन्होंने आग वाग जलाई होगी, क्या बोनफायरिंग की होगी, उसी का है। अब उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट फैक्ट कराऊंगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बच ही जाते हैं, उनको किस सेक्शन में डालिए समझ में नहीं आता। अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया तो उनमें बता दिया मैंने, ठीक है। जैसे चित्रकला की बात की जाती है, तो चित्रकला, अरे यार, चित्रकला की बात की जाती है, ठीक। तो चित्रकला के मामले में उस टाइम पे भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका, अब देखो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ो या एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो, इस भीमबेटका की गुफा में तुमको बहुत कुछ पढ़ना रहेगा। अब इस भीमबेटका गुफा से क्या मिले, गुफा चित्र मिले, इसी काल के बारे में। दूसरा फैक्ट क्या है, ताम्रपाषाण काल की जानकारी मिलती है, जिसमें आहार संस्कृति रहती है, ठीक है। आहार संस्कृति, इसको ताम्रवती कहा जाता है, ठीक है। ताम्रवती के बारे में जानकारी मिलती है। अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, लोहे के साक्ष्य, कि मानव लोहे का उपयोग करता था, ठीक है। और ये लोहे के साक्ष्य क्या, यहाँ पे लोहे के गलाने की भट्टियां मिली हैं, क्या मिली, भट्टियां, भट्टियां मिली। अब अगले पे आ जाते हैं, क्या, कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। अब ये चीज अच्छे अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं,
क्यों छोड़ चले जाते हैं? क्योंकि माथा पच्ची है। अरे भाई माथा पच्ची है, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं तो बताना तो पड़ेगा ना। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, संस्कृति, ठीक है, ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति की बात आ गई। अब इसमें प्रमुख संस्कृतियां और उनके स्थल। अच्छा, ये बात क्या है कि इस काल की ताम्र पाषाण काल क्यों कहा जाता है? कि पत्थर और तांबे का उपयोग किया जाता था। इस काल में पत्थर व तांबे का उपयोग किया जाता था, ठीक है, तांबे का उपयोग किया जाता था। उसके अलावा दूसरा फैक्ट क्या है कि आहार संस्कृति, इस टाइम की संस्कृतियां हैं उनके बारे में। आहार संस्कृति, आहार संस्कृति पूरे देश में फैली थी, अलग अलग संस्कृतियां, और उसमें से एक ये है। तो ये कहाँ है? राजस्थान में। और आहार को हम किस नाम से जानते हैं? ताम्बवती, 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 ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है कि ताम्बवती किसका नाम था, ठीक है। और यहाँ से एक खास बात मिली आहार संस्कृति से कि यहाँ के जो घर थे, यहाँ के घर पत्थर से बने हुए थे, पत्थर निर्मित थे, ठीक है, पत्थर निर्मित घर थे। दूसरी बात यहाँ से क्या रही? कायथा संस्कृति, कायथा संस्कृति यहाँ पे आ जाते हैं, कायथा संस्कृति, ठीक है, कायथा संस्कृति पे आ जाते हैं। कायथा संस्कृति कहाँ की है? यह है मध्य प्रदेश की। कायथा संस्कृति से हमें क्या मिलता है? मृत भांडों पर हड़प्पा का प्रभाव दिखता है। जैसे हड़प्पा की शुरुआत मान ली जा सकती है, क्योंकि ये पाषाण काल और हड़प्पा काल के बीच में एक ही काल आता है, ताम्र पाषाण काल, सॉरी ये ताम्र काल, ठीक है। तो हड़प्पा के समान जो है, हड़प्पा के मृत भांडों का प्रभाव, हड़प्पा में जो मृत भांड बनते थे, ठीक है, उन्हीं के जैसे मृत भांड बनाए गए। अच्छा, उसमें हड़प्पा काल में तो तांबे का मिलता भी है कि तांबा का उपयोग किया, तांबे का यूज कैसे किया जाता था उस टाइम पे, व्यापार तांबे का किस जगह से होता था। और हड़प्पा में कांसे का प्रयोग किया था, कांस्य बीज सभ्यता मानी जाती है, और कांसे का जो हम जानते हैं कि उसमें तांबे का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, उससे डिफरेंट हो सकता है। और कैथा से क्या रहा? कैथा से और क्या क्या रहा? कैथा से रहा तांबे के कंगन प्राप्त हुए, तांबे के कंगन प्राप्त हुए। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना है, पीडीएफ से पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर, और ये कितने थे? ये 28 थे, और ये 2 कुल्हाड़ियां मिली थी तांबे की, ठीक है। आप बता सकते हैं कि पीपीटी पे पढ़ाने के लिए, पीपीटी पे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा भी। अभी इसमें लिखने पे कितना भी अच्छा लिख दो उतना अच्छा थोड़ी आता है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे थोड़ी लिख रहे हैं। और एक है गिलुंद, ठीक है, आहार संस्कृति में ही गिलुंद आता है। आहार जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उसी का एक क्षेत्र है गिलुंद, ठीक है। और गिलुंद से हमें क्या मिलता है? गिलुंद से मिलते पक्की ईंटें, पक्की ईंटें मिलती हैं, पक्की ईंटों के घर मिलते हैं, पक्की ईंटों के घर। अच्छा, ये बताया क्यों मैंने? क्योंकि आहार में हमने क्या पढ़ा था? आहार में हमने क्या? पत्थर के घर बनते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था पत्थर के घर, लेकिन आहार संस्कृति का ही एक क्षेत्र है गिलुंद, जहां से पक्की ईंटों के घर मिल रहे हैं, तो गिलुंद पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं मालवा संस्कृति, ठीक है, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, मालवा। अच्छा, मालवा संस्कृति कहाँ का क्षेत्र है? मालवा क्षेत्र कहाँ का है? मालवा क्षेत्र कहाँ का है? मालवा एमपी का क्षेत्र है, सीधी सी बात है, तो एमपी की बात कर रहा होगा। अब क्या आएगा इसमें? ताम्र पाषाण काल के सबसे बेहतर बर्तन, मतलब इस काल के सबसे बेहतर बर्तन, सबसे बेहतर बर्तन, बर्तन, ठीक है, इस काल के सबसे बेहतर बर्तन मिलते हैं। दूसरी चीज क्या मिलती है यहां से? वृषभ की मूर्ति। अच्छा, ये वृषभ की जो मूर्ति मिलती है, ये दर्शाती है कि इस काल में लोग पूजा करते थे। वृषभ की मूर्ति मिलती किस चीज की? ताम्र की, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है धार्मिक विश्वास, ठीक है, धार्मिक विश्वास दिखाता है। और इसी टाइम पे एक चीज और है, यहाँ पे नवदा टोली भी इस मालवा संस्कृति का क्षेत्र है। नवदा टोली, नवदा टोली, ठीक है। नवदा टोली से क्या मिलता है? इसकी खोज किसने की थी? एचडी संकालिया ने, संकालिया जी ने की थी। और मिलता क्या है यहाँ से? अनाज के ढेर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अनाज के ढेर। ये लिखते जाइए आप लोग साथ में, इतना आराम से मैं लिखा रहा हूँ कि क्लास करते करते आप लिख सकते हो बड़े आराम से। और कोई डिक्टेट करके आपको यूट्यूब पे पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा ऐसे कि एक एक चीज डिक्टेट करके पढ़ाए। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये कह लो कि 5 स्टार, ठीक है, जोरवे संस्कृति, जोरवे संस्कृति, ठीक है। ये आरू लेखपाल, इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरी तरीके से, और कहीं बने या ना बने। अच्छा, एग्जाम पैटर्न में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जीएस इससे बाहर आएगी नहीं।
सबसे बड़ी संस्कृति, इसका क्षेत्र सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत। दूसरी चीज क्या है, किसके मुख्य स्थल क्या थे, बस यही तो सारा मामला हो जाता है, निवासा। ठीक है, एक स्थल क्या है इसका, निवासा। यहां से क्या मिलते हैं, पटसन के साक्ष्य मिलते हैं, पटसन के साक्ष्य। पटसन जानते हो क्या होता है, कॉटन, कपड़ा, कपड़ा पटसन। दूसरा क्या है, दैमाबाद। ठीक है, दूसरी क्या है यहाँ की, दैमाबाद। दैमाबाद के बाद क्या है, चंदोली, चंदौली। और फिर क्या है, इनाम गांव, इनाम गांव। ये कहाँ के स्थल हैं, ये जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। अच्छा, अब इनाम गांव से क्या मिला हमें, इनाम गांव से हमें मिला किलाबंद बस्ती। एक बस्ती है किलेबंद, किलेबंद बस्ती है। और पता है इसके बाहर क्या थी, खाई थी, और खाई में भरा था पानी। ठीक है, पानी, पीनी लिख दे रहे हैं, पीनी लिख रहे हैं, पीनी क्या रहेगा, पानी। यहां से मिला हमें पानी। और दूसरा क्या हुआ, यहां से मात्र देवी, इनाम गांव से ही बात कर रहा हूं मैं, यहां से तांबे की बनी मात्र देवी की प्रतिमा मिली, मात्र देवी। तो एक मात्र देवी यहां मिल गई, एक मिली थी पाषाण काल में, वो अस्थियों की बनी थी। और वो प्राप्त हुई थी, वो कहां से प्राप्त हुई थी वो आप कमेंट में बताइएगा। और इनाम गांव से भी एक मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई, जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा थी, जो जोरवे संस्कृति का हिस्सा थी। एक इसके बारे में आप बताना कि कहां से मिली, इनाम गांव से मिली, ये फैक्ट है, याद करना। फिर दैमाबाद, दैमाबाद अभी मैंने बताया, दैमाबाद कहां पड़ता है, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। अच्छा, एक बात, खास बात, जो आपने ये पढ़ी ना, ये जोरवे संस्कृति ये कहाँ की है, ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के एरिया में है पूरा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पड़ती है कौन सी, जोरवे संस्कृति। दैमाबाद भी वहीं पड़ता है। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र भी यहीं पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र की भी जोरवे संस्कृति, एक मिनट रुकना, ये सिलेक्ट हो जाओ। ठीक है, तो दैमाबाद, दैमाबाद कहाँ का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, अच्छा, जैसे मैं शॉर्ट में MAH लिख देता हूँ, समझ में आता है ना, MAH PRG मतलब प्रयाग, ये सब शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्या ही इतना ज्यादा लिखना उसको। ठीक है, और शॉर्ट नोट्स में भैया करना भी पड़ेगा, 50 पेज का नोट्स बनाना है तो क्या करोगे, अब वो 200 पेज के नोट्स पढ़ने से छुट्टी नहीं मिलने आती है। अब इसके बाद क्या है, दैमाबाद के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, दैमाबाद में हमें क्या मिलता है, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं इसी टाइम पे ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में शवाधान, शवाधान मतलब शव दफन करने की जो प्रोसेस थे, जो तरीके थे, वो कैसे थे। तो पहली चीज तो पूर्वी भारत, पूर्वी भारत मतलब ये वाली बेल्ट, ये हो गई दक्षिणी भारत, ये पश्चिमी भारत, और ये उत्तर भारत। ठीक है, तो पूर्वी भारत इसमें आ जाते हैं। पूर्वी भारत, पूर्वी भारत में कैसे करवा रहे थे समाधान, पूर्वी भारत में समाधान होता था आंशिक समाधान, मतलब थोड़ा जलाया थोड़ा बहाया, थोड़ा जलाया थोड़ा बढ़ाया, आंशिक समाधान। ठीक है, दूसरी चीज में क्या आती है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जो प्रथा थी समाधान करने की, उसमें क्या था कि घर के अंदर या घर के बाहर कहीं पे भी ये पूर्व से पश्चिम की ओर लिटाते थे, पूरब से पश्चिम, मान लो ये पूरब है और ये पश्चिम है, तो ऐसे समाधान करेंगे। और लिख देता हूं ना, पूर्व से, पूर्व से पश्चिम, मतलब इधर हेड होगा, ये क्या है ईस्ट, और ये है वेस्ट, तो इधर क्या होंगे, पैर होंगे। ठीक, दक्षिण, और उसके जस्ट बाद महाराष्ट्र का क्षेत्र जो आता है, महाराष्ट्र में कैसे, महाराष्ट्र का स्पेसिफिक था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कैसे करते हैं, महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण करते हैं। कैसे करते हैं, उत्तर से दक्षिण लिटाते हैं, समाधान मतलब दफनाते हैं। अब फैक्ट नोट कर लो कुछ, फैक्ट नोट, 1861 में कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम क्या बने, पुरातत्व सर्वेक्षक, पहली बार भारत में।
ठीक है। दूसरा क्या है, 1871 में कर्जन ने 2 काम किए। एक तो विभाग अलग कर दिया, पुरातत्व विभाग अलग कर दिया। अब कहोगे सर इसके पहले क्या था? अरे इसके पहले था, कनिंघम साहब यहाँ कोई पुरातत्वविद बन के थोड़ी आए थे, इन्होंने खोज करना चालू कर दिया, सर्वेक्षक बन गया सर्वेक्षण करने के लिए। दूसरा क्या काम किया इन्होंने, जॉन मार्शल, जानी मानी हस्ती पूरे इतिहास में, हम एंसेंट हिस्ट्री में इनसे इन्होंने ही करवाया भाई, अब थे उस टाइम पे, लेकिन सबको पता है दयाराम साहनी से लेकर के लोग सब भारतीय ही थे करने वाले। जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया। काहे का महानिदेशक बनाया? पुरातत्व विभाग का महानिदेशक। इतना नोट कर लो। और बस थोड़ी क्लास और बची है, जस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, बस थोड़ा सा एकदम। नदियों, देखो अभी हमने क्या कहा था, महत्वपूर्ण नदियों से संबंधित स्थल। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नदी घाटी। ठीक है, पहला स्थल क्या रहेगा इसका? पहला स्थल रहेगा सोहन नदी घाटी। अभी हम पढ़ के चले आ रहे हैं, बस थोड़ा जल्दी से एकदम कर लेंगे। सोहन घाटी, अब इसमें आप आगे ऐड कर लेना सोहन नदी घाटी किस रहेगा। सोहन घाटी यहां से क्या मिली हमें, चॉपर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति, पेबुल संस्कृति। ठीक है, दूसरी, अच्छा ये थी कहां पे, ये पंजाब, पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान। दूसरा क्या है, तो हैंड राइटिंग ले भाई कोई मत कहना, धीरे धीरे सुधर जाएगी, क्योंकि इस पे लिखने पे अजीब सा लगता है थोड़ा सा। और पीपीटी में हैंडआउट दूंगा, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं, डाल दूंगा। दूसरी कौन सी है, बेलन नदी घाटी। ठीक है, बेलन नदी घाटी ये कहाँ पड़ती है, ये बेलन नदी घाटी अपनी यूपी की है, प्रयागराज के क्षेत्र में पड़ती है। और यहाँ से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो था वो कहाँ था, बेलन नदी घाटी के क्षेत्र में। ठीक है, 44 स्थल पूरा पाषाण काल के मिलते हैं। और यहाँ का एक लोहदा नाला क्षेत्र। लोहदा नाला क्षेत्र किस नदी घाटी परियोजना के, किस नदी घाटी के उसमें है, क्षेत्र में है, वो है बेलन नदी घाटी। कौन सी, बेलन नदी घाटी। देखो इसको मैं रेज करके फिर से लिख देता हूँ, बेलन, बेलन नदी घाटी। अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति पूरा पाषाण काल में, अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। ठीक, फिर तीसरा स्थल आ जाता है प्रवरा नदी। ये सब उसी काल की नदियां हैं, प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा नदी किनारे क्या था, ये गोदावरी की सहायक नदी है। और जोरवे संस्कृति का जो दैमाबाद था ना, वो यहीं पे था, प्रवरा नदी पे, दैमाबाद। निवासा, निवासा भी इसी नदी के तट पे था। ठीक है, प्रवरा किसकी सहायक नदी, गोदावरी की, गोदावरी की सहायक। ठीक है, और इसके जस्ट बाद ये हो गई एक, 3 हो गई ना। चौथी, चौथी कौन सी है, बनास नदी। ठीक है, बनास नदी। बनास नदी के किनारे क्या मिला थी, आहार संस्कृति। ठीक है, ताम्रपालीन काल, पाषाण कालीन संस्कृति ये भी है, आहार संस्कृति। उसके बाद चौथे के बाद फिर 5वां स्थल आ जाता है हमारा नर्मदा नदी घाटी पे, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी घाटी पे क्या है, आदमगढ़। आदमगढ़ कौन सा, एमपी वाला। ठीक है, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, आदमगढ़। और कौन सा, हथनौरा, हथनौरा भी स्थल ताम्रपाषाण कालीन। यहाँ से क्या है कि सर्वप्रथम मानव कपाल, मानव कपाल की प्राप्ति होती है, ये साक्ष्य। ठीक है, 5। और अब कौन सी आएगी, छठवीं। छठवीं कौन सी, गंगा नदी घाटी, गंगा नदी घाटी। गंगा नदी घाटी से क्या है, महादहा, महादहा। तीसरा सराय नाहर राय, नाहर राय। और एक और कौन सा स्थल है, दमदमा। कहाँ है ये दोनों, तीनों प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ यूपी। ठीक है, इतना हो गया ये। और एक लास्ट बची है नदी कुठारी, ये कौन से नंबर की, 7वें नंबर की। देखो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको जो है
एक ही जगह पे इस तरह पूरा डेटा कलेक्ट करके नहीं देगा। कुठारी नदी है, ठीक है, ये कुठारी है, लेट मी क्लियर इट। ये कौन सी है, अरे आजा बेटा, कुठारी नदी, कुठारी नदी, ठीक है। कुठारी नदी जो है राजस्थान में बहती है, और ये राजस्थान में बहने वाली, राजस्थान में बहने वाली, इसमें क्षेत्र कौन से, बागोर। बागोर से क्या मिले थे, आरंभिक पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। तो इतना ठीक है, इनफ है। आगे क्लास हम इसी तरह चलाते रहेंगे, और आप लोग सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए पीडीएफ ये पीपीटी नहीं बना पाया था, हालांकि डिक्टेट करके ही पढ़ाऊँगा, अच्छा रहेगा तो सारा कुछ।